बिस्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले वगैरह जो जो यूज होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और फिर लास्ट में हम करेंगे एग्जांपल्स जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए हमारे पास दो एंगल्स होते हैं इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, मतलब कोई इंसान है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो उसके साथ जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। जो ये लाइन बन रही है इसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस इंसान से इस ऑब्जेक्ट के बीच जो लाइन बनेगी इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, जो भी लाइन हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर जो भी एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। मतलब हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको थीटा से, इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब पहला पॉइंट क्या है इसका कि एंगल अबव हॉरिजेंटल लाइन। देखिए हॉरिजेंटल लाइन है, उससे ऊपर एंगल बनना है। और दूसरा लाइन है एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। ये एंगल ऑफ क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। अब हम सेकंड चीज पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, देखिए बिल्डिंग है, अब जो ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग के टॉप में है और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है कहीं जमीन पे। तो जो हॉरिजेंटल लाइन वो क्या होती है, ऑब्जर्वर से सीधे पड़ती है, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई OA। और ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक जो लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ को बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को बनता है, ठीक है। तो वापस आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में। देखिए ऑब्जर्वर टॉप में है बिल्डिंग के, ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन होगी और ये होगी लाइन ऑफ साइट। अब देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, एंगल बिलो हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन है, उससे नीचे पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दूसरा पॉइंट है एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। ये जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में पड़ेगा। तो ये हो गया वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो समझिए आप। अब मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं ऑब्जेक्ट से बिल्डिंग की तरफ को। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी ऑब्जेक्ट से बिल्डिंग की तरफ को। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल A मान लेते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A। ये चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी है लाइन्स एंड एंगल्स में। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं आपको, अगर आपको याद होगा तो। देखिए दो लाइन होती है, दो लाइन है हमारे पास, दोनों हॉरिजेंटल हैं तो दोनों पैरेलल होगी एक दूसरे के। इनको जो लाइन कट कर रही है वो होगी ट्रांसवर्सल। तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इनको कौन सी प्रॉपर्टी बताता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल से दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन को ढंग से समझना है क्योंकि इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, ठीक है। तो अब हम इसके लिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। उससे पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब आपको क्या कहना है, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। वो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी आपको सिर्फ साइन कॉस टेन की टेबल याद करनी है, 10 तक आपने याद करना है। उसके बाद सब रेसिप्रोकल होता है इनका, वो आपको पता है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए पहले से, वो होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके लिए आपको पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया गया, फॉर्मूला बताया गया है, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें ये क्या होता है, पहला वाला होता है साइन के लिए, दूसरा वाला होता है कॉस के लिए और तीसरा वाला होता है टेन के लिए। मतलब साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इन्हीं का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन का होता है कॉट, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए पहला एग्जांपल है हमारे पास, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड द सन्स एलिवेशन। इसमें एंगल पूछा गया हमसे, सन्स एलिवेशन। तो इन हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, इनमें हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम अगर आपको बनाना आता है तो आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाकी वैल्यूज वगैरह फॉर्मूले वगैरह आपको याद होने चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए क्या है, अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जो कि 6 मीटर हाई है, ये 6 मीटर हो गया हाई। कास्ट शैडो ऑफ 2√3 मीटर। अब जो भी शैडो बनेगी इसकी, वो कहां बनेगी, या तो नीचे बनेगी या तो इस साइड या फिर इस साइड, जमीन में बनती है। तो हम इसकी शैडो बनाते हैं, वो हम बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि है 2√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। हमने ज्वाइन कर दिया इसे। अब उसने पूछा है कि इसका एलिवेशन क्या है, ये एंगल क्या है, तो एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो देखिए ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। हमको एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है हमने एंगल। तो ये देखिए जो ये एंगल है परपेंडिकुलर और बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बनता है, ये बनता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 6 मीटर और बेस है 2√3 मीटर। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, तो ये क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3। अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3√3 अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू √3, और आपको पता है tan थीटा √3 कब होता है, tan 60 डिग्री में। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। मतलब जो आपका एलिवेशन है इसके बीच का वो कितना होगा, 60 डिग्री का। तो एलिवेशन आ गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। देखिए तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक ऑब्जर्वर है जो कि है 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है ये है 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, इस 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 22 मीटर, वो 20.5 मीटर की दूरी पे है, 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर विच इज 22 मीटर हाई। ये है 22 मीटर का। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर मैं आपको फिर से ठीक से एक्सप्लेन करूंगा इसे। ठीक है, अब अगला उसने बोला डिटरमाइन द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो आई ऑब्जर्वर की आई कहां होगी, अगर ये ऑब्जर्वर है आपका तो इसकी आई यहां पे होगी। ठीक है, तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ये पूछ बता रखा उसने क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पे।
ठीक है, तो मैं आपको एक बार ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। उसने बोला कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, वो एक टावर है जो है 22 मीटर का, उससे 20.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ये क्लियर हो जाए। अब हमको बताना है ऑब्जर्वर की आई से उस टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी इस लाइन के, बेस लाइन के पैरेलल होगी। ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब हमको जो एंगल फाइंड करना है ना, वो ऑब्जर्वर की आई से फाइंड करना है, उसके टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का, टावर के टॉप का। तो ये हमको फाइंड करना है, ये है, ये एंगल हमको फाइंड करना है थीटा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके एक नेमिंग कर देते हैं। जो ये फिगर है इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई। अब देखिए हमारे पास डीई इस पैरेलल किसके है, सीबी के। डीई पैरेलल है सीबी के, और डीई इक्वल है सीबी के। इसका मतलब सीबी भी कितना हो गया, 20.5 मीटर, यानी कि ये भी हो गया 20.5 मीटर। अब ये इक्वल क्यों है, देखिए ये दो जो लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे के। जब पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेलल लाइन आती हैं तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर होता है। तो अगर ये 20.5 मीटर है ये वाली लाइन, तो ये भी 20.5 मीटर होगी। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज समझनी है। अगर ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है तो ऑब्जर्वर है डीसी, ये 1.5 मीटर टॉल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीई के। ठीक है, तो डीसी इज इक्वल टू बीई, और दोनों कितने हो जाएंगे, 1.5 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ये क्लियर हो गया होगा, ये तो आसान है समझना आपके लिए। अब देखिए अगर हमारा टावर है 22 मीटर का, और ये है हमारा यहां से लेके यहां तक बीई है 1.5 मीटर का, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, अगर मैं पूरे टावर की हाइट में से बीई को माइनस कर दूं तो हमारा ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू पूरे टावर मतलब ए माइनस बीई। तो ए बी कितना आ जाएगा, 22 माइनस 1.5, ए बी आ जाएगा 20.5। तो हमारा ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 20.5 मीटर। ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेस आ गया है 20.5 और हाइट आ गई, मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ना ए सी बी, उसमें हमारे पास बेस भी आ गया है 20.5 और हाइट भी आ गई है 20.5। दोनों हमारी 20.5 हो चुकी है। हमने एंगल फाइंड करना है थीटा। ठीक है, मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमको ये एलिवेशन फाइंड करना है। तो अब कैसे होगा, इन ट्राइंगल एसीबी या फिर एबीसी, देखिए बेस और परपेंडिकुलर कब बनता है, tan के केस में। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी और बेस मतलब बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 20.5 अपॉन 20.5, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 20.5 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब tan थीटा 1 कब बनता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब जो आपका एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे 45 डिग्री का एलिवेशन बनेगा इस जगह पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, अब इसमें एंगल किस तरह से निकलेगा, पहले हम एंगल के बारे में इसमें समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम फॉर्म करता हूं। देखिए एक लैडर है,
जो कि है 15 मीटर लॉन्ग। एक वॉल है जो कि है, ये एक वॉल है जिसमें एक लैडर है जो कि है 15 मीटर लॉन्ग। ये है आपका लैडर, यह है 15 मीटर की। ठीक है, लैडर की लेंथ कितनी है? 15 मीटर। ये है आपकी वॉल। अब उसने क्या बोला है, जो लैडर है ना, ये लैडर इस वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो 60 डिग्री का एंगल कहां फॉर्म करेगी? वॉल के साथ, यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमको इसमें जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं तो एंगल हमको यहां पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके लिए आसान है। 90 प्लस 60 होता है 150। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आप निकाल सकते हैं, 90 डिग्री है तो आपके पास एंगल आ गया 30 डिग्री। और अब आपने क्वेश्चन बताना है कि जो लैडर है ये वॉल को कितनी हाइट में टच कर रही है, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट में ये टच करती है यहाँ पे। तो हम इस हाइट को h मान लेते हैं कि ये h मीटर की हाइट है। अब देखिए, ये आपके पास है परपेंडिकुलर, ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में गिवन है क्वेश्चन, तो हमको फाइंड करना है h। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी ऐसी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है। तो उसके लिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहां पे आ रहा है साइन के केस में, तो साइन 30 डिग्री। अब एंगल हमारा यहां पे आ चुका है, नीचे ये एंगल आ चुका है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 15। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू h बाई 15। अब हम इसको क्रॉस कर देंगे तो h इज 2h इज इक्वल टू 15, h इज इक्वल टू 15/2। तो h कितना आ गया आपके पास? 7.5 मीटर। तो हाइट हमारे पास 7.5 मीटर ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। तो मैं इसमें डायग्राम बनाते रहता हूं तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, दो पिलर्स हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। एक पिलर हो गया ये और एक पिलर हो गया ये दोनों इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, जो रोड के आइदर साइड में है, तो ये हो गई रोड, ये दोनों रोड के एक दूसरे की तरफ है। अब हमको बताना है साइड, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। ये रोड है 100 मीटर वाइड। At a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. अब इसने बोला रोड के बीच में कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है इन दो पिलर्स का कितना? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसका मतलब है, मान लीजिए पॉइंट हमने यहां बना दिया कि एक पॉइंट ये रहा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पिलर के टॉप का और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पिलर के टॉप का कितना पड़ रहा है? 60 डिग्री। ये पड़ रहा है 60 डिग्री और ये पड़ रहा है 30 डिग्री। इसको हम पॉइंट मान लेते हैं O, इसको हम मान लेते हैं A B C D। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। हम दोनों पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है। अब उसने स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ? टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। तो अगर मैं इसको h लेट करता हूं, हाइट ऑफ द पिलर h लेट करता हूं, तो ये भी h हो जाएगा क्योंकि दोनों पिलर इक्वल है। मतलब AB इज इक्वल टू CD इक्वल है और इसको हमने h मीटर के इक्वल मान दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABO
सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल एबीओ। इसमें हमको देखिए, इससे पहले ट्राइंगल लेने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसके बेस को कुछ लेट करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास बीसी 100 मीटर है, बीसी है 100 मीटर, तो हम क्या करते हैं, बीओ को एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमने बीओ को मान लीजिए एक्स लेट कर लिया यहां से लेके यहां तक। तो जो ओसी है ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। अगर मैं 100 में से, इस 100 में से x को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो हमने वही करा, 100 में से हमने x माइनस करा तो 100 माइनस एक्स आ गया OC। अब इसको लिख देता हूं यहाँ पे, OB है हमने x लेट करा तो OC क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। अब देखिए, इन ट्राइंगल AOB tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब h और बेस कितना मान रखा हमने, x, बेस हो गया x। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री होता है हमारे पास √3, और ये है हमारे पास h अपॉन x। तो इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू h अपॉन √3। इसको हमने क्रॉस कर दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास h अपॉन √3। अब देखिए, जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है वो है इन ट्राइंगल DOC। इसमें एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन बेस है 100 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। अभी हमने यहाँ पे h की वैल्यू, जो x की वैल्यू निकाली थी ना, h√3, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 100 माइनस x की जगह पे आ जाएगा h अपॉन √3 इज इक्वल टू h√3। अब हमने क्या करना है, 100 इज इक्वल टू h√3 प्लस h अपॉन √3। हमने इसको इधर भेज दिया LHS से RHS में, तो उसका साइन चेंज हो गया। 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3h प्लस h अपॉन √3। अब इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 √3 इज इक्वल टू 4h। तो h आ जाएगा 100 √3 बाई 4, 425 जो 100, तो h आ जाएगा 25 √3। अब क्वेश्चन में हमको स्टार्टिंग में क्या बोल रखा है, यहाँ पे टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। तो अगर हमने √3 की वैल्यू उसने हमें बोल रखा है कि 1.732 लेट करनी है, तो हमने वही उसको वहां पे पुट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसके आगे h इज इक्वल टू 25 इंटू √3 का 1.732, ये आ गया। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 43.3 मीटर। मतलब हमारे हाइट ऑफ ईच पिलर, हाइट ऑफ ईच इक्वल पिलर कितना आ गया, 43.3 मीटर। मतलब हमारे दोनों पिलर्स की हाइट कितनी आ गई, 43.3 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। देखिए, अब क्वेश्चन है, a person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 30 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है लेंथी, तो इनको समझने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब एक आदमी एक रिवर के किनारे पे खड़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो आदमी यहाँ पे है, ये रिवर है, और रिवर के क्या कहते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक। और दूसरी तरफ के बैंक में, मतलब दूसरे किनारे पर एक ट्री है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है,
व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अगर वो अपने इस किनारे से 30 मीटर की दूरी पे और जाता है, मतलब वो यहाँ पे आ गया 30 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 30 मीटर ट्रेवल करा, फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो जाता है, पहले था 60 डिग्री, अब कितना बन जाता है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द रिवर ट्री, हम एक तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है जो ट्री था, और हमें विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है, तो मतलब रिवर की चौड़ाई, तो मैंने रिवर की चौड़ाई को एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं, ये हमारे पास रिवर और ये हमारे पास ट्री, तो ट्री की हाइट को हमने एच लेट कर लिया और रिवर को हमने इसकी विड्थ को एक्स लेट कर लिया। तो एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। एक पर्सन है जो कि एक रिवर के किनारे पे खड़ा है और रिवर के अपोजिट किनारे पर एक ट्री है जिससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। फिर वो इंसान 30 मीटर दूर गया अपने किनारे से, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया 30 डिग्री का। तो हमने बताना है हाइट ऑफ ट्री क्या होगी और विड्थ ऑफ रिवर क्या होगी। तो मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ इस ट्राइंगल की, इसको हम कर लेते हैं ए, इसको चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी और ये हो गया एंगल डी। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, अब इसमें हमारे पास क्या, ट्राइंगल एबीसी में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस 10 के केस में होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब इसमें से हम h या x किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमने h निकाल लिया, h इज इक्वल टू √3x, हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारा ये था, अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है, ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री, अब देखिए इसमें tan 30 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास h ही रहेगा, परपेंडिकुलर है h। अब बेस क्या हो जाएगा इसमें 30 प्लस एक्स, तो बेस इसका क्या बन जाएगा कंप्लीट 30 प्लस एक्स, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई 30 प्लस एक्स, तो बेस हो गया 30 प्लस एक्स। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30 प्लस एक्स। अब जो हमारी h की वैल्यू थी, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x, तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 30 प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 30 प्लस एक्स, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3 बन जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, यानी कि 30 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 30 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 30/2, 15, x आ गया 15 मीटर, यानी कि हमारी विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ गई 15 मीटर, विड्थ ऑफ रिवर 15 मीटर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी क्या निकाला था यहाँ पे देखिए h इज इक्वल टू √3x, तो h इज इक्वल टू √3x है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की जगह हम कर देंगे 15, तो h √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 15, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 25.98 मीटर। तो हाइट हमारा कितना आ गया 25.58 मीटर, मतलब हाइट ऑफ ट्री कितना है 25.98 मीटर एंड विड्थ ऑफ रिवर ये आ गया हमारे पास
15 मीटर। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। देखिए अभी तक हमने सारे क्वेश्चन एलिवेशन के करे थे, अब हम डिप्रेशन और एलिवेशन का मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो डिप्रेशन हम इसी में समझ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। A man is standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level. Observe the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें डायग्राम समझना जरूरी होगा। डायग्राम कैसे बनेगा, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चंस के तो आपका आधा वही सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में आपको फोकस करना है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। डेक मतलब क्या होता है, जो शिप में जहां ऊपर खड़े होते हैं उसे डेक ऑफ द शिप कहते हैं। तो जो शिप का डेक है ना, वो 10 मीटर ऊंचा है पानी से, पानी के लेवल से 10 मीटर ऊपर है। मतलब शिप समुद्र में चल रहा है और वो क्या कहते हैं, पानी के लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पे है। तो हम मान लेते हैं ये इंसान यहाँ पे खड़ा है 10 मीटर अबव सी लेवल, इसको हम सी लेवल मान लेते हैं नीचे, ठीक है। और उसके सामने क्या है, एक हिल है, ये एक हिल मान लेते हैं उसके सामने। अब आगे उसने क्या बोला हुआ, मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। देखिए 10 मीटर अबव वाटर लेवल कर दिया हमने इसे। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री। अब देखिए टॉप ऑफ द हिल मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर उसका टॉप ऑफ द हिल बन रहा है तो उसकी आंखों से बनेगा, तो आंख उसकी यहाँ पे होंगी, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप ऑफ द हिल का, ठीक है। तो ये हिल हो गया और ये हो गया मैन। तो अगर एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द हिल तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर लेते हैं जो कि पैरेलल होगी नीचे वाली लाइन के। तो ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला उसने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। अब ये अगर टॉप ऑफ द हिल है तो ये क्या होगा, ये बेस ऑफ द हिल होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी उसकी आंखों से ही पड़ेगा, तो वो ये पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर्म कर लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ेगा यहाँ पे बेस ऑफ द हिल में, इस जगह पे। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये वाली हो गई डिप्रेशन के लिए लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इनके बीच में पड़ता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये कितना बोल रखा है उसने, 30 डिग्री। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम इस ट्राइंगल को थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, इस डायग्राम की हम नेमिंग कर देते हैं। तो इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी डी और इसे हम मान लेते हैं ई, ये हिल हो गया। अब देखिए अगर ए बी हमारे पास 10 मीटर है तो सीई भी हमारे पास 10 मीटर होगा, तो इसको भी हम 10 मीटर मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 10 मीटर। अब हमने क्या करा, हमने पूरे हिल की हाइट को लेट द हाइट ऑफ द हिल सीडी, इसे हमने एच मीटर मान लिया, ये हमने इसे एच मान लेते हैं। तो अगर ये पूरा एच मीटर है यहां से लेके यहां तक, तो डीई क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा एच माइनस 10, डीई हमारे पास एच माइनस 10 हो जाएगा। तो हमने डीई निकाल दिया एच माइनस 10, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब और हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो हम वो देख लेते हैं, और कुछ गिवन नहीं है। हम इसके बेस को क्या मान लेते हैं, बेस को हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस बेस को एक्स लेट कर लिया, एसी को एक्स लेट कर लिया, तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू एक्स मीटर, इसको हमने एक्स मीटर लेट कर लिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं, हमें एक तो निकालना है कि यहां से हिल की दूरी कितनी है और हिल की हाइट कितनी है, दो चीज हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, इन ट्राइंगल, यहां से कर लेते हैं हम इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 10 और बेस यानी कि
एक्स। देखिए ये tan 30 डिग्री है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, तो हमने उसको रख लिया। अब tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, x इज इक्वल टू 10√3, ये हमारे पास x आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया है। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। इसमें हमारे पास 60 डिग्री एंगल दे रखा और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h-10 और बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h-10 अपॉन x। अब हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पुट करेंगे, पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब x की वैल्यू थी 10√3 इज इक्वल टू h-10, तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3 होता है 3 इंटू 10 इज इक्वल टू h-10। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 30 इज इक्वल टू h-10, फिर 30 प्लस 10 इज इक्वल टू h, तो h कितना आ जाएगा 40 मीटर। मतलब जो हमारा हाइट ऑफ हिल आ गई 40 मीटर एंड डिस्टेंस आ गया 10√3 मीटर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। देख कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको स्पीड वगैरह फाइंड करनी होती है, तो उसमें से क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अ मैन in a boat rowing away from a lighthouse 100 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meter per minute. इसका मतलब क्या है, इसके डायग्राम को आपको समझाता हूं। पहले एक आदमी है जो कि एक बोट में रोइंग कर रहा है, ठीक है, रोइंग अवे फ्रॉम मतलब दूर जा रहा है एक लाइट हाउस से। तो एक आदमी हो गया कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये है लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, ठीक। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, ये कितना है 100 मीटर का लाइट हाउस है, इससे दूर जा रहा है एक आदमी। मान लो वो आदमी पहले यहां पे था, अब वो यहां से यहां चला गया, यहां पहुंच गया वो आदमी। पहले वो यहां पे था, पॉइंट ए में था, इस जगह पे था पॉइंट में, फिर वो यहां से यहां पहुंच गया। तब वो जब यहां पे था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री का, और जब वो यहां पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री में। और जो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा उसको 2 मिनट। पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में उसे 2 मिनट्स का टाइम लगा, ठीक है। तो हमको बताना है, स्पीड बतानी है बोट की मीटर पर मिनट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक 2 मीटर लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है इसको पहुंचने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, इसको हम मान लेते हैं x मीटर पर मिनट। हमने स्पीड ऑफ बोट को x मीटर पर मिनट मान लिया। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कर देते हैं c, ये कर लेते हैं d। अब देखिए यहां से लेके यहां तक इसको 2 मिनट लग रहा है पहुंचने में। अब इसको डायग्राम में समझिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक इसको 2 मिनट लग रहा है पहुंचने में। तो अगर ये 2 मिनट लग रहा है और स्पीड हमने मान रखी है x मीटर पर मिनट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए स्पीड है हमारे पास x मीटर पर मिनट और टाइम है हमारे पास 2 मिनट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी
यानी कि AB क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारे पास x और टाइम है हमने 2, यानी कि हो जाएगा 2x, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमने कितना मान लिया, ये 2x हो गया डिस्टेंस हमारा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है AD। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन AD, तो ये क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 100 अपॉन √3, ये हमने AD की वैल्यू निकाल दी। अब क्या होगा, अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल, ये हमारे पास AB है, AB इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इन ट्राइंगल, अगला राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास BCD, पूरा बड़ा वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 100 और बेस है AD प्लस AB। देखिए जो वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, ठीक है, ट्राइंगल BCD, इसमें एंगल है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर तो 100 और बेस क्या हो जाएगा AD प्लस AB, यानी कि इन दोनों का सम। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन AD की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 100 अपॉन √3 प्लस, और AB है हमारे पास 2x। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 2x। अब क्या होगा आगे, ये बन जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 100√3 माइनस 100/√3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू √3, एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा 100 इंटू 3 माइनस 100। तो आपको एलसीएम लेना आता है, तो मैं डायरेक्ट इसको इतना समझा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको। अब क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 100 इंटू 3 इज 300 माइनस 100/√3, x इज इक्वल टू 200 अपॉन 2√3, 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3, और इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 अपॉन √3, x इज इक्वल टू 100 √3 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57.73 मीटर पर मिनट। अब मीटर पर मिनट इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो x था उसको लेट किया था स्पीड इन मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर मिनट में, तो ये आपका आंसर आ गया 57.73 मीटर पर मिनट x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको ये चैप्टर भी ठीक से समझ में आया होगा। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, पर वीडियो काफी लंबी बन रही है, तो उस क्वेश्चंस को मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, उनको मैं अलग अलग वीडियो करके बना के देता रहूंगा। और आपको जहां भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें।